Hi everyone, today is Friday 12th September and in today's class we are going to see the previous UPPCS prelims paper from elimination techniques angle. I have shared the PDF with you all. In that PDF, the answers have already been boxed. The answers have not been boxed by me. It was a paper in which already the answers have been boxed. So I'm assuming those are the correct answers. Also, I don't claim that our techniques will, like they are for state PSC exams. I've not researched state PSC exams, but there seem to be certain questions जहां पर techniques लग रही हैं. Those questions we will discuss. If a question has been made on UPSC lines, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. पिछले साल काफी बच्चों ने अराउंड 10 स्टूडेंट्स हैड पास्ड प्रीलिम्स पेपर एंड दे हैड सेड कि हमारा टेक्निक्स अच्छा खासा यूज हुआ है. तो the objective of today's class is just to explore कि कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस में ET लग सकती है. ET stands for elimination techniques and बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, देखो यूजुअली स्टेट पीएससी अभी तक ऐसा देखा गया है कि मोस्टली फैक्ट बेस्ड होता है, लेकिन अगर यूपीएससी लाइंस पे क्वेश्चन होगा तो ईटी एप्लीकेशन का ज्यादा स्कोप रहता है. गिवन दिस, आई एम स्टिल हाईलाइटिंग कि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये टेक्निक्स हर पीएससी में और हर जगह एप्लीकेबल होगी. जहां यूपीएससी लाइंस पे क्वेश्चन होगा वहां बहुत हाई चांस है एप्लीकेबल होने का. बाकी मैंने कोई ऐसा डिटेल रिसर्च नहीं कर रखा है इन एग्जाम्स को लेकर, तो ये कोई ऐसा प्रोफेशनल कमिटमेंट टाइप का मैं नहीं कर रहा हूँ. इट इज जस्ट एन एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट इज पॉसिबल थ्रू आवर टेक्निक्स, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन डू एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डूएबल. जस्ट सो दैट अभी जो अपकमिंग प्रीलिम्स है उसमें आप लोगों को हेल्प हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस में ईटी का स्कोप है, किस टाइप में नॉलेज ही चाहिए. All right, with this clear, and also as I told you, I'm assuming the answers are highlighted. Whatever is highlighted, they are the correct answers. उसके basis पर ही मैंने देखा है. I have not gone and seen कि answers correct है कि नहीं. Whatever is highlighted, I'm just assuming it is correct. Okay, तो first question जो है, you can open the PDF and just start from the first question. First question में सीधा बोल रहा है, उसने लिस्ट दे दिया और पेशवा की बात कर रहा है. बालाजी राव तो, एंड आई थिंक बालाजी विश्वनाथ ऑल्सो, एटलीस्ट दीज टू आई कैन रिमेम्बर, एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है. इनका क्रोनोलॉजी कुछ पूछा हुआ है. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में नॉलेज चाहिए ही होता है, सबका नहीं चाहिए होता है, लेकिन कुछ एटलीस्ट यूजुअली 30 to 50% ऑफ द एंट्रीज गिवन उनका चाहिए होता है. और फिर एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें वो जो दो प्रिपेरेबल एंट्रीज होती हैं, एंड बाय प्रिपेरेबल आई मीन जस्ट योर एनसीईआरटीज. एनसीईआरटी में मान के चल रहा हूं, अगर किसी ने अलग से प्रिपेयर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं प्रिपेयर कर रखा तो एनसीईआरटीज भी अगर कोई पढ़ के गया है तो वो एक ही एंट्री यूजुअली ऐसी होती है जिसमें वो दो जो एनसीईआरटी के थ्रू प्रिपेरेबल हैं वो सही जगह पे क्रोनोलॉजी में प्लेस्ड होंगे. तो बस वही आंसर होता है. तो यू डोंट नीड टू, एंड दिस इज ट्रू फॉर यूपीएससी ऑल्सो, यू डोंट नीड टू नो एवरी एंट्री विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है एंड जो पीवाईक्यूज में दिया है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. उतना पता अगर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होने का बहुत हाई चांस होता है. ठीक है, फिर ऑप्शन से सॉल्व होता है क्वेश्चन. तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए ऐसी चीजों का. हाँ, लेकिन अगर कुछ पीवाईक्यूज में आ रखा है उसके बाद वो स्टैंडर्ड फैक्ट बन जाता है. स्टैंडर्ड फैक्ट मींस प्रिपेरेबल इंफॉर्मेशन, फिर वो पता होना चाहिए. जिस कॉन्टेक्स्ट में आ रखा है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ पता होना चाहिए. लेकिन अगर कुछ ऐसा रैंडम आता है तो जो एनसीईआरटी में दिया है, जो प्रिपेरेबल है एंड जो पीवाईक्यूज में दिया है, उसके दम पे 99.9% टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. और अगर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन छोड़ने का है, फिर ज्यादा उसमें दिमाग लगाने का कुछ नहीं होता. ईटी वगैरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है. हाँ, ये तो ईटी से हो जाएगा सॉल्व, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. जनरल स्टेटमेंट्स है, वाइड स्टेटमेंट्स है, तो इसमें इररिफ्यूटेबल मतलब कुछ भी डिस्प्यूट करने का नहीं है. तो जनरल प्रिंसिपल क्या है, किसी भी स्टेटमेंट को अगर डिस्प्यूट करना है, उसको नेगेट करना है, तो नेगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए होती है. ट्रू किसी को बोलना
इज इजियर देन फॉल्स किसी को बोलना, किसी भी इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना, फॉल्स बोलने के लिए यू नीड प्रूफ, यू नीड एविडेंस, यू नीड स्ट्रॉन्गर बैकिंग देन ट्रू बोलना। ओके, एसटीबीसी वाला टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, हैज टू बी करेक्ट वाला। तो सेकंड क्वेश्चन के दोनों सेंटेंसेस दे आर प्रिटी डायरेक्ट, दोनों ट्रू होंगे। आई एम नॉट रीडिंग द स्टेटमेंट्स हियर बिकॉज 50 क्वेश्चंस करने हैं इन टुडेज क्लास। तो बाकी किसी को डाउट हो तो रेज योर हैंड, वी कैन डिस्कस द स्टेटमेंट्स। ओके, in question number 3, Sen rulers of Bengal, again Ballal Sen, I remember Ballal Sen is given in NCERT। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के एनसीईआरटी में 7th वाली अभी रिसेंटली हम लोग ओरल टेस्ट में किए हैं। बल्लाल सेन दिया है, बाकी नाम मुझे याद नहीं है, बट बल्लाल सेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो, बल्लाल सेन एक ही ऑप्शन में थर्ड पोजीशन पे है, बाकी किसी भी ऑप्शन में थर्ड पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी कुछ जुगाड़ में भी एनसीईआरटी में कुछ और इन्फॉर्मेशन हो या पीवाईक्यूज में कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, बट यू कैन सी, जो मैंने बोला, ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम्ड होते हैं कि जो प्रिपेरेबल इंफॉर्मेशन होती है उससे सॉल्व होता है, और बहुत रैंडम चीजें, अगेन मैं यूपीएससी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ, स्टेट पीएससी में बहुत रैंडम भी इंफॉर्मेशन आ जाता है, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो प्रिपेरेबल इंफॉर्मेशन होती है उसके दम पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, बैराम खान वाला भी, इसमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, बिना इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कर पाएंगे। बैराम खान, अकबर गिव द टाइटल, हालांकि इंफॉर्मेशन जो पूछी है वो स्टैंडर्ड लेवल की, बहुत ज्यादा डीप एज सच कुछ नहीं पूछा हुआ, बट विदाउट इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट विदाउट कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजों को करना मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है, पिन पॉइंटेड हमको नहीं पता होगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी या अपना जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है आपके एग्जाम के लिए, अगर वो ढंग से पढ़ा है तो उसमें जो टोन दिया होता है, वाइडर कॉनोटेशंस जो दिए होते हैं इंफॉर्मेशन के, अंडरलाइंग टोन थीम जो दिया होता है, उसके दम पर भी स्टेटमेंट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो द लेसन बीइंग, बहुत ज्यादा ऐसा हर फैक्ट को रटना और मतलब 50 किताबें पढ़ना, दैट शुड नॉट बी आइडियली द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। किताबें कम पढ़ो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार पीवाईक्यूज करो, इफ पॉसिबल तुम्हारे स्टेट पीएससी के भी, यूपीएस, जितने भी जो तुम्हारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसके जितने भी एग्जाम इस क्वालिफिकेशन के, ग्रेजुएशन लेवल के प्रॉब्ली जो भी एग्जाम्स होते हैं, सबके जो भी जीएस के मिल जाएं, जितनी बार कर सको पीवाईक्यूज उतनी बार करने से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंफॉर्मेशन तो रिपीटेड होती है। ठीक है, अच्छा देखो, सेकंड स्टेटमेंट में अगर कोई बोले तो डीप फैक्ट बोल सकते हैं, दिस टाइटल वाज नॉट गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ बैराम खान वाले की, दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैराम खान एज वजीर ऑफ द एम्पायर, इट वाज नॉट गिवन है, तो डीप फैक्ट तो हुआ ना। डीप फैक्ट यूजुअली गलत होते हैं, देखो आंसर के हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, लेकिन इतना बोलने के लिए कि ये डिफैक्ट है कि ये एसटीबीसी, आप देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में फर्क तो है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइक मोर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, किसने दिया टाइटल, एक्सपेक्टेड लाइंस का स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट 2 इज लाइक मोर डिटेल, ऐसा नुआंस करके जा रहा है, और वो भी नॉट करके बोल रहे हैं, नॉट गिवन एट सम प्लेस सम ओकेजन, तो सेकंड वाला डिफैक्ट की तरफ जा रहा है, बट उतना डिफैक्ट देखने के लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। जो आपके पीवाईक्यूज हैं उसी को देखोगे, बार बार देखोगे, तो ये चीजें बेटर क्लैरिटी से दिखने लगती हैं। ठीक है, ऑल राइट, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हम कर सकते हैं ईटी हो जाएगा, इन द सेंस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन बोल रहा है, तो ये तो फिर भी कुछ जुगाड़ करके तुम सोच सकते हो। सेंसस 2011 के बेसिस पे बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन किसका है, उत्तर प्रदेश है, सबको पता ही है, तो 16% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश। ये इन्फॉर्मेशन तो यार एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश हैज टू बी द टॉप मोस्ट, दो ऑप्शंस हैं। अब देखो एग्जाम का लेवल इतना ही होता है, मतलब उसने सिर्फ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का,
इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता है तो 2 ऑप्शंस का रिवॉर्ड मिल रहा है तुमको। इससे जजमेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे जजमेंट ये आएगा कि तुमको कितनी डेप्थ में कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसा इंफॉर्मेशन बहुत ही बेसिक है ना, सबको पता होता है, फिर भी अगर ये स्टेटमेंट, वैसे तो यूपीएससी में आएगा नहीं, यूपीएससी लायक ही नहीं है ये स्टेटमेंट, बट फिर भी कोरेस्पॉन्डिंग अगर कुछ है यूपीएससी में तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ऑप्शन का रिवॉर्ड मिलता है, एक ऑप्शन गलत होता है इस टाइप के स्टेटमेंट्स में। लेकिन स्टेट पीएससी में 2 ऑप्शन का रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पढ़ाई को गाइड करना चाहिए कि कितनी डेप्थ तक एफर्ट मारना है, बिकॉज जितना एफर्ट मारोगे उतना नई इंफॉर्मेशन तो पढ़ने में जोर लगेगा ही, बट उसको रिटेन करना और रिवाइज करना भी तो टेढ़ी खीर बन जाएगी। ठीक है ना, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए पीवाईक्यूज को देखते हुए कितना रेशो हम डालें नया इंफॉर्मेशन गेन करने में वर्सेस जो पता है उसको रिटेन करने में, रिप्रोडक्शन में। तो वो ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश तो आएगा पहला ऑप्शन, उसके बाद या तो फोर्थ सेकंड है या फर्स्ट सेकंड है, फोर्थ है वेस्ट बंगाल एंड फर्स्ट है बिहार। तो अगर गैस भी मारना हुआ, बिहार पूरा प्लेन्स है, वेस्ट बंगाल ऊपर पहाड़ है, नीचे नीचे बस प्लेन्स है, एरिया वाइज ऑल्सो बिहार, मतलब अगर वाइल्ड गैस भी मारना हुआ तो बिहार इज मोर लाइकली टू हैव अ हायर पॉपुलेशन देन वेस्ट बंगाल। तो गेस मार के मतलब कर सकते हैं इस टाइप के, थोड़ा रिस्क है ऑफ कोर्स, अगर 100% इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिस्क तो रहेगा ही, बट इट डिपेंड्स कि आपका कितना रिस्क एपिटाइट है और पीवाईक्यूज जो किया हुआ है उसके दम पे क्वेश्चन कितना रिस्क ले रहे हो तो एक्यूरेसी कैसी रहती है, उसके हिसाब से कॉल ले सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। नहीं तो हर चीज याद करना तो इम्पॉसिबल है, हर चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इज इट मेकिंग सेंस? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 यार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन नॉलेज के बिना नहीं होगा। ठीक है, अगेन सारे नहीं करने होंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो सबको पता ही होना चाहिए। और वो भी देखो अगेन वही हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो 2 ऑप्शंस में है, तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जैसी बेसिक इंफॉर्मेशन से 2 ऑप्शंस का रिवॉर्ड तुमको मिल रहा है। और फिर बाकी रिपोर्ट्स का देख लेना, एक आध ये एमिशंस गैप रिपोर्ट भी काफी पता होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी काफी पता होती है। एमिशंस गैप चलो छोड़ो, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो काफी सुनी होती है ना, तो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो द लेसन बीइंग सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, वॉट एवर इज डूएबल ओनली दैट मच इंफॉर्मेशन इज नीडेड। सेवेंथ क्वेश्चन भी सब नॉलेज के क्वेश्चन है, एट्थ वाला भी नॉलेज का अरे भैया एट्थ वाला क्वेश्चन तो छोड़ने टाइप का क्वेश्चन है। डी डेल्टा, अच्छा आप देखो ये एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस जैसा इंफॉर्मेशन को एक भी ऑप्शन नहीं डिलीट करवा रहा है, ये तो सभी को पता होता है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, तो वो एक भी ऑप्शन नहीं करवाया। तो और बाकी 3 में मुश्किल होगा अगर किसी ना किसी तरीके का, क्योंकि ये तो नाम भी नहीं सुन रखे इकोनॉमिस्ट के, किसी ना किसी तरीके से कहीं अगर सुना हो, पीवाईक्यूज में अगर आ रखा हो, और अज्यूमिंग कि कहीं नहीं आ रखा, ना ही पढ़ने का पॉसिबल है ना ही कहीं पीवाईक्यूज में आ रखा है, तो आंसर को देखने के बाद हम ये लेसन ले रहे हैं, ले सकते हैं कि देखो एचटीबीसी तो है, उसने एक सही मार्क किया है, डी वाला एडम स्मिथ वाला वो सबको पता होता है, और ए बी सी को उसने सीधा 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 मार्क किया हुआ है, तो एच टी बी सी हैज टू बी करेक्ट, तो दिख रहा है। अगर ये तुम्हारे पीवाईक्यूज में कहीं नहीं दिया हुआ, और अगर ये और कोई सोर्स प्रिपेरेबल रीजनेबली वेल प्रिपेयर्ड जो स्टूडेंट होगा उसके रेंज का नहीं है ये सवाल, तो हम आंसर देख के बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में इफ एट ऑल यू वांट टू टेक रिस्क तो यू कैन गो फॉर हैज टू बी करेक्ट। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन इकोलॉजिकल नीश, ये तो यूपीएससी में आ ही रखा है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है सारे लैंग्वेज। नीश का मतलब अगर हिंदी में क्या दिया हुआ है, कौन सा निकेत दिया भाई, ये तो
मेरे तो बस की बाहर हो गई हिंदी। लेकिन नीश का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, नीश। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंग्लिश दिया होता है उसका हिंदी तुमको आंसर तक पहुंचा देता है। ठीक है ना। अब इसकी हिंदी तो भाई मेरे औकात से ऊपर हो गई, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हिंदी और कंफ्यूजिंग। लेकिन इंग्लिश इज ओके, स्टिल डूएबल। इफ यू रीड द ऑप्शंस यू कैन रीच द आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके नाउ, अब वो कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, उतना टाइम थोड़ा कम है, तो हम वी वोंट बी एबल टू फिनिश 50 क्वेश्चंस, बट इफ यू रीड द ऑप्शंस आ जाएगा। ओके। 10th अगेन, ये तो भाई पिटी हुई थीम है। इसमें देखो 1 2 3 4 नहीं होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि प्रिपेरेबल थीम है, तो इसमें थोड़ा घुमाएगा। वो जो इकोनॉमिस्ट वाला क्वेश्चन था उसमें एडम स्मिथ वाला प्रिपेरेबल प्रिपेरेबल था, लेकिन इन द आईज ऑफ दिस पीएससी वो इतना ज्यादा प्रिपेरेबल है कि उन्होंने उसको वहीं रखा है, जो एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशंस होती है। इनफैक्ट एडम स्मिथ आई थिंक एनसीईआरटी में दिया होगा, और एक और वो डेविड रिकार्डो दिया हुआ है उनको, पॉपुलेशन वाला थ्योरी जिसका है। ये कुछ लोग मेंशन्ड हैं एनसीईआरटी में, तो उसने फिर भी वो नहीं हिलाया, फिर भी उसने करेक्ट करेक्ट ही मैच कर दिया, 1 2 3 4 ही उसका आंसर आ गया। लेकिन जो अनप्रिपेरेबल है वो देखो एचटीबीसी कर दिया फिर। ठीक है भाई, ये मैं बहुत मोटी बात बोल रहा हूँ, पहली बार पेपर देख के बोल रहा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना इसमें से निचोड़ रहे हो। अपना पीवाईक्यू देख लेना, इसका यूपीपीएससी वाला, ऐसा कितनी बार सच हुआ है, ऐसे सिचुएशन कितनी बार ठीक हुआ है एचटीबीसी। यूपीएससी में अगर ऐसा आएगा तो एचटीबीसी इज ऑलमोस्ट गारंटी, लेकिन यूपी वाले में भाई स्टेट पीएससी फैक्चुअल फैक्ट हैवी होते हैं। मैंने तुमको बस एक लाइन ऑफ थॉट दे दिया, बाकी रिसर्च करने का काम तुम्हारा है। पुराने क्वेश्चन देखना, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखना, उसमें जस्ट सी इफ इट इज वर्किंग थ्रू आउट, देन यू कैन बी सेफ। ओके, बाकी रिस्क टेकिंग सिचुएशन में क्या करना है, दैट आई हैव टोल्ड यू। बाइस्वर रिजर्व वाला जो देखो पूरा ही उल्टा पुल्टा कर दिया इसने, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1000 बार रिपीट होते हैं ये। ठीक है, नथिंग बिग इन दिस क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में ये तो इजी सही है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस विद ईटी। 12th वाला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत नॉलेज तो चाहिए, बिकॉज अगर रिस्क लेना हो, वैसे ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, फाइलम और ये किंगडम होते हैं एनसीईआरटी में, वो पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई उतना पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो फिर क्वेश्चन हलवा है। अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ और रिस्क लेना चाहे, तो सब में सारे तीनों चारों में से सबसे रॉयल और थोड़ा सा ऐसा बड़ा साइज स्केल में इन तीनों के मुकाबले विल किंगडम फील हो रहा है। अगर रिस्क लेना हो तो मैं बात कर रहा हूँ किंगडम एज अ इंग्लिश वर्ड इटसेल्फ, क्लास, ऑर्डर, ये अदर टू इंग्लिश वर्ड्स विच आर अंडरस्टैंडेबल, तो क्लास ऑर्डर से तो बड़ा स्केल लग रहा है किंगडम का। फाइलम का रिस्क है, अगर ये रिस्क ले सको तो किंगडम देखो एक ही ऑप्शन में है, डेल्टा में, वही आंसर है। बाकी अगर किंगडम दो ऑप्शंस में होता पहला लेवल पे, फिर मुश्किल हो जाती। अगर बात फाइलम पे आ जाती तो फाइलम तो फिर भाई हिंदी देख लो अगर समझ में आए, संघ बोल रहा है, संघ तो प्रॉब्ली, है ना, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। बट फिलहाल इन दिस सिचुएशन तो if risk taking appetite is there, you can go for kingdom in the first as the topmost level। topmost ही बोल रहे हैं ना, high to lower ही बोल रहे हैं ना, high to lower। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? नथिंग। जस्टिस पार्टी वाला तो भैया नॉलेज से करना बेस्ट होगा। बाकी अगर दोनों स्टेटमेंट्स का लिंक देखोगे तो उसमें ब्राह्मण डोमिनेटेड जो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है वो हम ट्रू बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में नॉन ब्राह्मण्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर रिस्क लेने की हिम्मत है
तो फर्स्ट सेंटेंस ट्रू होने की संभावना बहुत हाई है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में नॉन ब्राह्मण्स की बात हो रही है। मतलब ब्राह्मण, दोनों सेंटेंसेस में ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणिज्म की बात हो रही है बेसिकली। तो फर्स्ट सेंटेंस का ट्रू होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये हमने यूपीएससी में भी कई बार देखा है। ठीक है, और बाकी फिर सेकंड सेंटेंस में जिस तरीके से सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक जनरल लेवल का, और जो ऊपर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण डोमिनेटेड है एंड देन क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम्स। तो ब्राह्मण डोमिनेटेड है, फिर वो मुसलमानों को जो मिला हुआ है उसके बराबर का। तो अगर उस टाइम का थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स और हिस्ट्री उसका टाइम का पता हो जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उस बेसिस पे अगर कॉल लेना हो तो सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू बोलने में ज्यादा फायदा है। अब देखो, ये आउट ऑफ द एग्जाम हॉल ये सब बातें करना बहुत इजी होता है, लेकिन इन एग्जाम हॉल जो तुम्हारा अंडरलाइंग नेचर है, जो कोर नेचर है, वही डोमिनेट करेगा तुम्हारी थिंकिंग को। तो वो कोर नेचर डेवलप करने के लिए तुम्हारा एनसीईआरटीज पे ग्रिप जितना अच्छा होगा, पीवाईक्यूज पे ग्रिप जितना अच्छा होगा, और क्वेश्चन को जितना ईटी के थ्रू करने की कोशिश करी होगी, वही इन्फॉर्म करेगा तुम्हारे डिसीशंस को। ठीक है, आगे वर्कर एंड पेजेंट पार्टी का कुछ पूछ रहा है। वर्कर वाज फॉर्म्ड इन 1927। भाई 1927 की बात तो होती है बुक्स में, बट ये नॉलेज नॉलेज का स्टेटमेंट है। देखो, इसमें थोड़ा रिस्क लेना मुश्किल हो सकता है। बाकी अगर रिस्क लोगे तो ये एसएफयूडब्ल्यू, क्योंकि 1927 में ट्रेड यूनियन मूवमेंट और वो सब की बात होती है बुक्स में। एसएफयूडब्ल्यू स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग। देखो कैसे लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1927। हमने क्या डिस्कस किया था आईटी क्लास में, जब इन करके ईयर दे रहा है तो स्ट्रेस इज ऑन द ईयर, राइट। कॉमा करके नहीं लगा रहा, वर्कर्स पार्टी कॉमा 1927 ऐसे करके नहीं बोल रहा है। या कोई लॉ होता है, दिस लॉ वाज पास्ड इन दिस ईयर करके बोले, वर्सेस एक्स वाई जेड लॉ कॉमा दैट ईयर दे दे। तो जब कॉमा लगा के दे रहा है तो दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि वो जो ईयर दिया है लॉ के साथ वो ठीक है। लेकिन अगर इन करके ईयर अलग से लिख रहा है तो मतलब स्ट्रेस इज ऑन द ईयर, इट इज टेस्टिंग यू फॉर द ईयर वेदर इट वाज दिस ईयर और नॉट, अलग से। तो एस एफ यू डब्ल्यू और है ये स्टैंडर्ड फैक्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेड यूनियन वगैरह का थीम है हमारे सिलेबस में। तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन एस एफ यू डब्ल्यू हो सकता है। बाकी सामान यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार होगा, रिस्क देख लेना भाई एग्जाम में कितना ले सकते हो। ठीक है, एस एफ यू डब्ल्यू लग रहा है इसमें। और सेकंड बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू वर्क विद इन द, हाँ ठीक है, तो विद इन द कांग्रेस तो बहुत सारे शेड्स थे, तो सेकंड स्टेटमेंट इज फाइन। आंख बंद करके मारना है तो ट्रू बोलना इज बेटर। ठीक है भाई, आंख बंद करके आई एम अज्यूमिंग कि बुक्स में क्या लिखा है वो पता हो। बिल्कुल ऐसे नहीं कि किताबें पढ़े बिना ही एग्जाम में पहुंच गए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर रीडिंग वॉट एवर इज रीडेबल। फिर क्रोनोलॉजी की बात कर रहा है, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसमें से कुछ तो सुने होंगे। इंडियन एसोसिएशन तो आई थिंक काफी फेमस है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रोबेबली, बट इसमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन अगेन क्रोनोलॉजी पूछ रहा है यार, रिवोल्ट वगैरह ये सब भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है विधि। क्वेश्चन नंबर 15 जो इकोनॉमिस्ट वाला क्वेश्चन है पहले उससे सिमिलर है क्या, लाइक नहीं, अगर सिमिलर नहीं है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन इज नॉट रियली लाइक वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। इंडियन एसोसिएशन इज अ फेयरली डिफिकल्ट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब नॉलेज हैवीनेस इसमें ज्यादा है। उसमें तो एडम स्मिथ एकदम क्लियर है, सबने सुना होगा, वेल्थ ऑफ नेशन सबने सुना होगा, बाकी तीन तो बिल्कुल ही नहीं सुने। बट इसमें मेरे को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी सुना सुना सा लग रहा है। अब ये तो फैक्ट तुम लोग ही देखोगे कि कितना प्रिपेरेबल है कितना नहीं है, मैं तो बस मोटी बात बोल रहा हूँ, जो जिस टाइप का इंफॉर्मेशन यूजुअली यूपीएससी पूछ सकता है। इवन इफ इट माइट नॉट बी इन योर एनसीईआरटी, तो फिर लूसेंट में होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का वो टेबल दिया हुआ होता है।
ठीक है, तो प्रिपेरेबल लाइंस पर ये क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए इसमें वो रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। बट वो वो जो ऑथर वाला क्वेश्चन है, वो ऑथर एज अ थीम इटसेल्फ, ऐसा कोई फॉरेन नाम लिख दिया, कुछ हो नाम लिख दिया, स्टिल देयर इज अ ग्रेटर चांस कि हमारा ईटी उसमें बेटर लगे, क्योंकि वी कैन बी मोर सर्टेन अबाउट द अनप्रिपेरेबिलिटी इन दैट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे वी हैव टू नो थिंग्स टू टेल कि भाई कितना प्रिपेरेबिलिटी है। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. 16th again requires at least some knowledge to solve. 17th एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में है, फिर पारसी रिफॉर्मर हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन, इट वाज दिस अ पारसी रिफॉर्म। देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज मोर ऑन द एचटीबीसी लाइंस फॉर 17th क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वे इन विच दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। देखो नाम दे दिया बहराम जी मालाबारी, उसके बाद डिटेल्स दे रहा है कॉमा लगा के, अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे। ये टेस्ट नहीं कर रहा, ये विद इन कॉमास वाला इंफॉर्मेशन है, तो दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन, लाइक दिस इज करेक्ट, इसको कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। लेकिन फिर बोल रहा है ही एडवोकेटेड फॉर दिस लॉ, तो ये तो तुमको बता रहा है ना कि भाई तुमको इसके बारे में नहीं पता होगा बिकॉज ऑफ दिस विद इन कॉमा वाला इंफॉर्मेशन। तो अगर नहीं पता होगा तो एचटीबीसी की तरफ ज्यादा जाने का संभावना है इस सेंटेंस का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी हाईली लाइकली टू बी करेक्ट। एंड उसके बाद फिर सेकंड में देखो, बाल गंगाधर जो तिलक की बात हो रही है, यहाँ पे टोन ऑफ द इंफॉर्मेशन से जा सकते हो, इवन इफ एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड हो बुक्स में इस लॉ के बारे में एंड तिलक के बारे में। तो हाउ वाज तिलक्स माइंडसेट अबाउट दीज थिंग्स, एंड मतलब इस लाइन पे हम करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन आया हुआ है यूपीएससी में। ऐसा ही क्वेश्चन वो वाला आ रखा है एजुकेशन, कौन सा वो रखमाबाई केस वाला क्वेश्चन आ रखा है ना, एग्जैक्टली exactly नहीं दिया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन बेथुन बेथुन स्कूल का सेक्रेटरी वाला आ रखा है, मे भी एग्जैक्टली ना दिया हो। नई वाली एनसीईआरटी की खासकर की बात कर रहा हूँ, पुरानी में बेथुन वगैरह मेंशन है, बट नई वाली में तो नहीं है। लेकिन मोटा मोटा तो पता होता है, विद्याधर, फीमेल गर्ल एजुकेशन और वो सब में तो उस थीम के साथ जा सकते हो। सेम वे इन दिस क्वेश्चन, तो जो सेम पीवाईक्यू है क्या, कौन सा एज ऑफ कंसेंट के ऊपर? नहीं हाँ, सर, एज ऑफ कंसेंट वाला में सेम भी वाई और बाल गंगाधर तिलक में तो नेगेटिव टोन भी बुक में भी है। हाँ तो बस, तो फिर है ना। तो लेसन बीइंग, जो इंफॉर्मेशन आउट ऑफ बुक्स है उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको वो मैनेजेबल लेवल की होती है। अगर तुमने प्रैक्टिस किया है पीवाई क्यूज 8-10 बार एग्जाम से पहले, एटलीस्ट पिछले 4-5 साल के तो करने चाहिए 8-10 बार प्रैक्टिस। ठीक है, इस टाइप के इंफॉर्मेशन को खास करके जो नॉन प्रिपेरेबल होते हैं उसको कैसे डील करें, उस एंगल से करोगे तो ग्रिप आ जाने लग जाती है। और जो प्रिपेरेबल, जो सुनी सुनी सी इंफॉर्मेशन होती है, जो फेमिलियर इंफॉर्मेशन होती है, ट्रैप्स वहां पर होते हैं। या तो एसएफईडब्ल्यू होगा, या फिर इंफॉर्मेशन टोन के थ्रू सॉल्व होगी, वट। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा बिकॉज लगाओगे उसके बाद तो वो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगाने से समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है, सॉल्व है, सॉल्वेबल है। 19th अगेन ईटी से हो जाएगा। अंडमान निकोबार तो सिंपल सा है, 19th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। 20th अशोका वाला है, HTBC द डेफिनेशन ऑफ इज टेकन फ्रॉम, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट HTBC हैज टू बी करेक्ट, राइट। और सेकेंड स्टेटमेंट 14th ईयर ऑफ हिज coronation it was he appointed Dhamma Mahamatra. So the stress is on what? The stress is on in which year of his coronation were Dhamma Mahamatras appointed. अब ये इतना इंफॉर्मेशन अनप्रिपेरेबल लेवल का है, ये कोई स्टैंडर्ड फैक्ट तो है नहीं, तो एसएफयूडब्ल्यू की तरफ नहीं जाएगा, ये एसटीबीसी की तरफ जाएगा। ठीक है, डिपेंड्स कि पूछ क्या रहा है, स्ट्रेस ऑफ द स्टेटमेंट किस चीज के ऊपर है, तब बोलेंगे एसएफयूडब्ल्यू है कि एसटीबीसी। ठीक है। 21st वाला तो भैया नॉलेज से ही होगा, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाप रे, और ये देखो 53, 54, 55, 56, इनको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। और नॉट करेक्टली मैच बोला हुआ है, करेक्टली मैच भी नहीं बोला हुआ है, नॉट करेक्टली मैच बोला है, तो पता ही होना होगा। और
लेकिन द गुड थिंग इज टॉपिक इज वेरी प्रिपेरेबल। गवर्नर का तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पता होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो और देखो, आंसर वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑफिस, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, टर्म, ये सब ठीक है, जेनरिक है, लेकिन रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन दिस लिस्ट। यस और नो? आंसर उसके अराउंड है, रिमूवल के जो रिलेटिवली जेनरिक चीजें हैं उनका मैटर नहीं है। जो मोस्ट हाईलाइटिंग इंफॉर्मेशन है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो पता होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन टिका हुआ है। तो कल को अगर रिस्क लेना हुआ तो दिस कैन बी वन अप्रोच कि जो रिलेटिवली सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो पता होना ही चाहिए, वो एसएफयू की तरफ देने का सबसे ज्यादा चांस है। और जो अदरवाइज जेनरिक इंफॉर्मेशन है इस टाइप के क्वेश्चन में, फिर वो ट्रू दे रहा है एचटीबीसी की तरफ। ठीक है, समझ आ रहा है? 23, इशिता, सॉरी सर 22 ये करना है। तो यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डर दिया होता है ना, जैसे टर्म ऑफ ऑफिस, फिर एलिजिबिलिटी, फिर ओथ देता है, उसके वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं ना, बिकॉज अगर अगर उतना कॉन्फिडेंस है तो कर सकते हो। अब हम तो ओरल टेस्ट में तो पूरा तो शुरू से एंड तक करते हैं, तो एक आइडिया हो सकता है, बट किसी ने नहीं, अगर किसी बच्चे ने उस उतना, बिकॉज बेयर एक्ट पढ़ना भी तो अपने आप में ही बड़ा पेनफुल होता है, तो किसी ने अगर यस। नहीं किया है उतना, तो भी एटलीस्ट ये जुगाड़ तो लग सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन द, अब ये तो स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशनल थीम है भाई, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट, अरे यार ये तो, इसके ऊपर तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो यूपीएससी वाले बच्चों को तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है। 23rd, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन ये तो आया भी था, इस बार भी रिपीट हुआ ना। अमेंडमेंट कैसे, या पिछले साल हुआ था, यूपीएससी में भी आया था ना सवाल, अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो भाई टिपिकल पीवाईक्यूज हैं, तो करना ही चाहिए, इसमें कोई ईटी नहीं लगना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इस इनफैक्ट इलेक्शन के ऊपर तो बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी बार, बिकॉज अभी ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें भी बड़ा चल रहा था, सीक्रेट बैलेट है, कोई क्रॉस वोटिंग कर देगा, कोई विप नहीं हो सकता, ये सारी डिटेल्स मेंशन हो रही थी। अभी जो आग लगी हुई थी इसके ऊपर यूट्यूब पे, कि कौन जीतेगा, कोई इनका एनडीए वालों का जीतेगा कि इनका दूसरे वालों का जीतेगा, उसमें बता रहे थे, सारी बातें हो रही थी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये देख लेना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, वो सीक्रेट बैलेट है कि नहीं है, कि वो, और अच्छा ईवीएम होती है यूज के नहीं होती है, ऐसे बोल देगा कि ईवीएम यूज होती है, ईवीएम नहीं होती है, वो तो ऐसे फोटो में भी मैंने, आई मीन वी हैव कवर्ड इन दिस आल्सो, अखबार फोटो डालते हैं, वो डालते हैं पेपर बैलेट होता है, ठीक है ना। फिर वो ट्रांसफरेबल ज्यादा करे, ये पूछ लेगा ट्रांसफरेबल होता है कि नहीं होता, बिकॉज पीपल हैड एब्सटेन्ड, या नहीं आ रहे हैं, कोई इनएलिजिबल, इनएलिजिबल क्या वो मतलब, इनके इनेबल अनेबल टू वोट हो जाए, तो ट्रांसफरेबल हो कि नहीं हो, ये सारी बातें पढ़ लेना। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत हाई चांस है क्वेश्चन आने का, यूपीएससी में भी और कोई भी एग्जाम हो इस साल, सब में। बाकी ये जो 24th क्वेश्चन है, ये डोएबल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, जहां ईटी नहीं लगनी चाहिए आइडियली वहां ईटी नहीं लगानी है। अगर वहां भी लगाओगे तो फिर देखो, रिस्क, अपने रिस्क पे आए, फिर वही वाली बात है, सुना होगा ना, अपने रिस्क पे, आई डोंट नो दैट मीम। दिल्ली में ये कौन था वो, कुणाल कामरा, कॉमेडियन है ना कुणाल कामरा, कि वो दिल्ली आने के, एंड देन द ग्रेट रिप्लाई वाज, आफ्टर थिंकिंग फॉर 10 seconds, अपने रिस्क पे आए, देखना यूट्यूब पे। ओके। तो इंडियन डेमोक्रेसी की अभी ये हालत हो गई है कि पीपल कांट रोम फ्रीली। ओके, 25th क्वेश्चन है,
नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है फिर से, तो अगर नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है तो देर इज अ ग्रेटर चांस कि वो क्वेश्चन प्रिपेरेबल लाइंस पे ज्यादा होगा। करेक्टली मैच पूछेगा तो ग्रेटर चांस ये है कि अनप्रिपेरेबल चीजें उसमें ज्यादा दिया हो। ठीक है, तो ये तो सारी जीवी के राव कमेटी। ये थोड़ा दंता वाला सा नहीं सुना, संतानम सुना हुआ है, अशोक मेहता तो सुना ही होता है। ठीक है, और देखो आंसर वही है, संतानम बड़ी फेमस है, अशोक मेहता बड़ी फेमस है, जीवी के राव पे तो गया ही नहीं है। रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर है, लेकिन वहां तक तो गया ही नहीं है, तो सीधा संतानम पे आंसर दिया वो, दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। तो दिस इज द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विच द कमीशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स। तो तुम लोग जब तैयारी करोगे सिर्फ इसी लेवल की इंफॉर्मेशन को पढ़ो, बाकी तो ईटी से हो जाएगा ना। इसी लेवल की इंफॉर्मेशन पे जोर लगाओ, उसी को रिवाइज करो, उसी को बार बार दिमाग में रखो। और अदरवाइज अनप्रिपेरेबल इंफॉर्मेशन पिछले 4-5 साल के एटलीस्ट क्वेश्चन, हो सके 10 साल के कर लो पेपर्स, नहीं तो 4-5 साल के तो 10 बार लगाओ। जो अनप्रिपेरेबल इंफॉर्मेशन होती है, एच अगर बिल्कुल अनप्रिपेरेबल है, कभी नहीं सुना, तो एच हैज टू बी करेक्ट। और अगर प्रिपेरेबल लाइंस पे है तो एस एफ यू डब्ल्यू, यूजली स्टैंडर्ड फैक्ट यूजली रॉन्ग साइड की होती है। तो डीप फैक्ट कभी कभी डीप फैक्ट वाली दे देते हैं, बहुत ज्यादा डीप दे देते हैं, तो डीप फैक्ट तो वो गलत होती है ना। तो ऐसे करोगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रेशो रहेगा एफर्ट टू रिवॉर्ड का। 26th क्वेश्चन है। अच्छा देखो, एक्सेस नहीं भी सुना हो, अच्छा इसमें आस्थापन लिखा हुआ है और फिर प्रवास प्रतिक्रिया एंड स्थिरीकरण। हाँ तो आस्थापन तो स्थापन, स्थापना, किसी भी चीज की स्थापना तो प्रॉब्ली शुरुआत होती हो। ठीक है, और प्रवास, अब बात यह है किसको चूज करोगे, एक्सेस चूज करो कि माइग्रेशन चूज करो 26th वाले क्वेश्चन में। तो अब ये देखो, अकेसिस तो है, चलो ठीक है, शुरुआत हुई है, स्थापन हुआ है, लेकिन माइग्रेशन उससे पहले हो सकता है ना। बिकॉज अगर शुरुआत हो गई फिर माइग्रेट करने का तो सेंस कम बनेगा, वर्सेस माइग्रेट अगर हुआ और फिर शुरुआत हुई। अगर माइग्रेशन दिया है तो अकेसिस से तो पहले ही सेंस बनाएगा ना उसका पोजीशन, अकेसिस अकेसिस से बाद सेंस नहीं बनाएगा, राइट। तो ये है, और अगर माइग्रेशन नहीं दिया होता तो हम फिर किसी एक ही ऑप्शन में अकेसिस पहले दिया होता। जैसे यहाँ पे एक मतलब दो ऑप्शंस में है, लेकिन माइग्रेशन के बाद फिर अकेसिस आ रहा है, और माइग्रेशन के बाद तो फिर अकेसिस ही सेंस बना रहा है ना, स्थापना ही सेंस बना रहा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे थोड़ा हेल्प हो गई हिंदी से। ठीक है, तो डोंट लूज हार्ट, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो नहीं समझ में आ रहा है, पहले हिंदी देख लेना, उसके बाद लूज हार्ट। ओके, मजाक कर रहा हूँ, हार्ड, यू शुड नेवर लूज हार्ट। लड़ाई हमेशा लास्ट तक लड़नी चाहिए, और सबसे जरूरी चीज ये है कि दिमाग में क्वेश्चन को स्टिक नहीं होने देना। ठीक है, अभी तो हम चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज, एग्जाम में तुमको राउंड वाइज चलना होगा। जो क्वेश्चन पहले हिट कर रहा है कि ये मुझे पता है, पहले वो लो हैंगिंग फ्रूट्स क्वेश्चन ही पहले करने, ये सब क्वेश्चन तो लास्ट में हो सकते हैं। अगर माइंड स्टेबल होगा, कूल होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। और सीक्वेंस वाइज चलोगे तो पेपर बनाया ऐसे जाता है कि कभी इजी दे देगा, कभी बहुत मुश्किल भी दे देगा, तो फिर परेशानी होती है। तो पहले हमेशा नॉलेज वाइज ही चलना है, नॉलेज के क्वेश्चंस ही करने हैं फर्स्ट राउंड में, 100% एक्यूरेसी से करना चाहिए वो राउंड, फास्टेस्ट स्पीड से करना चाहिए। बिकॉज जो जिसकी नॉलेज होती है वो एकदम, मतलब यू डोंट हैव टू रीड इट फिजिकली विद योर माइंड, यू डोंट हैव टू रीड इट, वो उसका वाइब अपने आप कैच होता है। जो चीज फेमिलियर होते हैं वो वाइब अपने आप कैच होता है ना, यू डोंट नीड टू इवन रीड दोज वर्ड्स। तो जहां पे नजर ऐसे अटकेगी, अपने आप अटकेगी ऐसे क्वेश्चंस में नजर, जहां अटक रही है नजर, उन क्वेश्चंस को करो, सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और इवन इफ 10 ही क्वेश्चन करो पहले 10 मिनट में, बट वो 10 क्वेश्चन इतनी 10 मिनट में हो जाएंगे तो वो तुमको कॉन्फिडेंस दे देंगे अगले राउंड के लिए। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स लास्ट में करना है। नेवर गो एकदम सीक्वेंस में, कभी नहीं। ठीक है, आगे 27th क्वेश्चन है। भाई ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, देखो क्वेश्चन डुएबल है, लेकिन अगर मतलब और फर्क पता है तभी। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा फैंटम बनने का स्कोप होता नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन में उलझोगे ईटी वगैरह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता है तो करो, नहीं पता है तो हाथ जोड़ लो, आगे बढ़ जाओ, टेंशन मत लो फिर। लेकिन डुएबल क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में भी आया होगा, एनसीईआरटी में खूब मेंशन होता है, कर सकते हो इसको वैसे। ठीक है। 28th करेक्टली मैच पूछा है ना। ये तो यार तुम्हारी बुक में मेंशन है, थर्मोक्लाइन हेलोक्लाइन मेंशनड है ना। पिक्नोक्लाइन आई थिंक मेंशनड है, अब ध्यान नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा पिक्लोक्लाइन है कि नहीं। लेकिन करेक्टली पूछा, थर्मोक्लाइन एंड हेलोक्लाइन फॉर श्योर मेंशनड है, वो तो हट जाएगा। और फिर पिक्नोक्लाइन एंड इकोक्लाइन की बात है। देखो इकोक्लाइन भाई स्टूपिडली सिंपल है। इकोक्लाइन, इकोलॉजी और फिर बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है। ठीक है, स्टूपिडली सिंपल। और देखो फर्स्ट पोजीशन है ऑप्शन की, ये ट्रैप ही है। हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन नॉलेज से हटा देंगे बच्चे। और पिक्नोक्लाइन और इकोक्लाइन में जो फंसेगा, मान लेते हैं पिक्नोक्लाइन अगर बुक में नहीं भी है, तो वो मोस्ट लाइकली इकोक्लाइन में होगा ना, बायस, बिकॉज ऑफ इको और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टू इनवाइटिंग एंड फर्स्ट पोजीशन। तो अपना ईटी लग तो रहा है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में ये सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए 10 बार करना है। 10 बार करना जरूरी है, कितने सालों तक कर रहे हो वो सेकेंडरी है। एटलीस्ट 4 साल का करो 10 बार, अगर हो सके फिर 5 6 7 वट जितना डीप जा सको, लेकिन 4 साल का 10 बार जरूर करना है। ठीक है ना। मोर नंबर ऑफ ईयर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज इज योर रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, एंड खासकर कि वो क्वेश्चन जो नॉलेज रेंज के बाहर के। फिर 29th है, क्या बोल रहे हैं दो, ये तो अजीब सा ये कुछ है। और फिर हंगरी एडोल्फ 1 2 3 4 कहीं दिया हुआ है। अब देखो क्रायोफाइट, क्रायो स्टेप्स, बी या तो 4 में है क्या, अच्छा बी 4 में है। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व, बी और सी तक तो हम पहुंच जाएंगे। क्रायोस्फीयर तो सुना ही होता है सबने, क्रायोजेनिक इंजन भी पता होता है, वही कोल्ड टेम्परेचर से डील करता है। तो बी तो आर्कटिक में ही होना चाहिए, वो तो मोस्ट डायरेक्ट रिलेशन है ना। अब सी और बी, उसके बाद प्लांटिंग हर्थ, और फिर है ग्रासलैंड्स, फ्लोरल रीजन्स, फ्लोरल रीजन्स हंगरी आर्कटिक में, हंगरी है क्या फ्लोरल रीजन सी। हाँ, हाँ क्वेश्चन तो देखो सॉल्व हो जाएगा, बट ये अब डिपेंड करता है भाई कितनी हिम्मत है एग्जाम में। क्रायो से तो बीसी में पहुंच जाओगे। उसके बाद अब देखो ये ग्रासलैंड्स है, हंगरी की लोकेशन अगर पता हो या कुछ इस तरीके से, एक मतलब ऑप्शन तुम सिर्फ वर्ल्ड फ्लोरल रीजन एंड ग्रासलैंड के दम पर ही सॉल्व कर सकते हो। और ये एंगलर और सौर का तो पता नहीं है, वो बस हंगरी में ही तुमको कॉल लेना है। तो अब हंगरी में तुम सी मारोगे कि डी मारोगे, एक सेकेंड, फ्लोरल सी इज 1, सी इज 2, सी इज 1 एंड डी इज 1। देखो यही देखना होगा कि तुम किस बेसिस पे इस पे कॉल ले रहे हो। अब फ्लोरल रीजन्स वर्सेस ग्रासलैंड हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या ज्यादा जरूरी है साहिल, फ्लोरल रीजन जरूरी है कि ग्रासलैंड जरूरी है? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जरूरी है। और हंगरी देखोगे तो हंगरी है थोड़ा ऊपर यूरोप में है। तो अगर रिस्क ले सको तो देखो डी 1 से मैच है, हंगरी से ग्रासलैंड का मैच है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम घूम फिर के कहाँ आ रहे हैं, इवन इफ इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमारे जो प्रिपरेशन जोन का टॉपिक्स है या इंफॉर्मेशन है उसी के इर्द गिर्द से घूम रहे हैं। ये एंगलर और ये सीओ सौर ये तो बकवास है, इससे कुछ नहीं करता, इसको नहीं हिला सकते। ये तो एचटीपीसी टाइप है क्या ये, ए का
नहीं, मतलब HTPC इसमें नहीं बनेगा बिकॉज वो हंगरी और टुंड्रा की वजह से, बट दिख रहा है ना कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब डिपेंड करता है तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर और कन्विक्शन कितना है तुमको अपने। तो रिपीटेबिलिटी 10 बार करोगे जब क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाएंगे तुम्हारे, यू विल बी एबल टू सी। ठीक है। 30 एल्युमिनियम प्लांट नॉट करेक्टली मैच पूछा है। बेलागावी तो कर्नाटका का है, तो हीराकुड, यार ये देखो, अलापुरम, अलूपुरम, ये तो केरला में होने का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी पता तो मार सकते हो, ठीक है, ट्रू मार सकते हो। अलापुजा और वो सब इस टाइप के नाम होते हैं केरला के। बेलागावी सबको पता होता है, बेलागावी तो बड़ा फेमस भी है, आई थिंक एनसीईआरटी में, पता नहीं, सुना हुआ है मैंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एनसीईआरटी में है कि नहीं, बट बेलागावी कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में तो सुना हुआ है किसी न किसी तरीके से। हीराकुड तो पता होता है, डैम वगैरह भी है। और जो बच गया फिर वही आंसर हो रहा है। तो तुमको मूरी के ऊपर नहीं है कॉल, कॉल बाकी तीन के ऊपर है। ठीक है। नाम का टोन होता है, अब जैसे बिलीगिरी रंगन हिल्स पूछा था PYQ में, यूपीएससी में, आई थिंक 24 में पूछा था कि, आई थिंक 24 में था, बिलीगिरी रंगन हिल्स। उसमें साउथ में बिलीगिरी, तो ठीक है, गिरी नाम जो है नीलगिरी और बुदन, बाबा बुदन गिरी साउथ का है। हालांकि उदयगिरी और खंडागिरी वो भी होते हैं, केव्स वाले भी हैं, ऊपर के भी हैं, लेकिन साउथ में भी हैं, तो साउथ का भी हो सकता है। दूसरी बात, रंगन, रंगन नाम तो अपने आप में ही एक साउथ इंडियन टोन है, तो अगर रिस्क लेना है तो उसको साउथ में मारना इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रू होगा। और यहाँ पर भी वही है, देखो अल्लूपुरम साउथ का है, अलवाए तो नहीं पता चलेगा, बट अल्लूपुरम अगर उसने लिखा है तो वो पुरम तो कई बार मतलब पढ़ते हैं, बुक में दिया होता है, तो वो साउथ में होने का चांस है। रिस्क ले सको तो वो साउथ। ठीक है। 31 नेशनल पार्क नॉट करेक्टली मैच, तो कर लोगे यार सारा, जहाँ राजा जी बंडीपुर, तो इजी क्वेश्चन है। 32 असर्शन हिमालयज आर स्टिल राइजिंग टेक्टोनिक प्लेटेज, ये तो है ना, बचकाना क्वेश्चन है, ऑल विल डू। 33 कोल रिजर्व्स एंड स्टेट्स, क्या पूछा है, मैच करने को लिए बोला। इब, देखो इब रिवर काफी फेमस है। उमरिया, उमरिया, आई थिंक उमरिया भी झारखंड में है क्या, उमरिया, हाँ झारखंड में है। मतलब किसी ने इसमें नॉलेज तो चाहिए यार। ठीक है ना। तातापानी, तातापानी भी आई थिंक दिया है, सुना तो है तातापानी, मुझे याद नहीं है, बट मतलब ये प्रिपेरेबल है ये क्वेश्चन, और नहीं तो PYQ में कुछ ना कुछ आ रखा होगा। इतना फैक्चुअल अगर पूछ रहा है तो PYQ में आ रखा होगा। और फिर भी नहीं पता तो क्वेश्चन का टोन तो समझ में आ रहा है कि ये तो प्रिपेरेबल लाइंस का क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा रैंडम टाइप्स नहीं है, तो छोड़ दो, नहीं पता तो छोड़ दो फिर ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, एक रफ आइडिया बताता हूँ। देखो फर्स्ट वाला जो है हुटर, हुतर, एक तो हुतर अनप्रिपेरेबल है, कब कहीं नहीं सुना होगा, कब एनसीईआरटी में भी नहीं है, आई एम श्योर अबाउट इट, हुतर नहीं है। और दूसरा मध्य प्रदेश में बोल रहा है। और तीसरा ऑप्शंस में देखो, उत्तर मध्य प्रदेश में 3 ऑप्शंस में मैच कर रहा है। तो एक तो HTBC एंड ऊपर से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी 3, तो बहुत हाई चांस है कि 1 मध्य प्रदेश में ही होगा। गेटिंग इट। तो बी ऑप्शन तो ऐसे हटा सकते हो, बाकी 3 सुने हुए हैं, खासकर कि उमरिया और इब तो सुना होता है, और कुछ नहीं तो इब तो सुना होता है। इब कितने में दिया, इब देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सही लोकेशन पे। ठीक है, उमरिया नहीं भी सुना हो चलो, इब एक ही ऑप्शन पे है और वो आंसर। तो तुम हुटर, हुतर और इब के दम पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो नहीं आता अगर कुछ, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस टाइम पे क्वेश्चन दिमाग ना भी चले, उस टाइम पे छोड़ दो, बाद में देखते हैं, वापस आओ इस क्वेश्चन पे।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू नॉट लेट द क्वेश्चन बिकम स्टिकी। माइंड में चिपका रहे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वो फिर तुम्हारे आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वापस आने के लास्ट में पेपर में लिख लो कि इस क्वेश्चन पे मुझे वापस आना है, दैट्स इट। ठीक है, 34th कैनाल दिया है, रिवर दिया हुआ है, गुड़गांव कैनाल। सिरहिंद तो यार बड़ा फेमस है। इंदिरा गांधी, ये तो फेमस है यार, इंदिरा गांधी राजस्थान वाली है ना इंदिरा गांधी तो। सतलुज रवि ब्यास, इंदिरा गांधी तो तुम्हारी इसी में ही है, एनसीईआरटी में ही है, और एक ही ऑप्शन में सही मेंशन्ड है। ठीक है, इंदिरा गांधी तो फोटो के साथ, मैप के साथ है। ठीक है ना, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हालांकि सिरहिंद कैनाल भी काफी फेमस है, और ये गुड़गांव कैनाल से बकवास है, ये नहीं चाहिए होते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। अब आजकल वो हथनी कुंड, बराज बराज बड़े न्यूज में रहते हैं। हथनी कुंड है, और ये क्या हरियाणा वाला बराज का ही कौन सा है वो, आंध्रा वाला भी एक बराज है, पी से नाम है शायद, प्रकाशम बराज है कि कौन है कैसे, तो ये बड़े फेमस है। तो ये पूछ सकता है। तो जो प्रिपेरेबल, नेट लर्निंग इज जो इंफॉर्मेशन एक डिसेंटली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को पता होगी, आंसर उसी के दम पे, क्वेश्चन उसी के दम पे बनता है। तो रैंडम चीजें मैटर नहीं करती। तो यू शुड नेवर लूज स्लीप अबाउट रैंडम थिंग्स। ओके, 35th क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच बोला हुआ है। बिहार कंट्रीब्यूशन टू राइस प्रोडक्शन 15.7%। देखो थोड़ा रिस्क है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर एनसीईआरटी के बेसिस पे देखो और वैसे भी जनरली देखो, तो जो सबसे डीप फैक्ट टाइप का है, जो मोस्ट अजीब सा फैक्ट है, वो ब्रावो वाला है ना। 15 पॉइंट करके 7 करके दे रहा है बिहार का शेयर, और बाकी जो है अगर कंपेयर करोगे कि भाई सही की तरफ जाएगा कि गलत की तरफ जाएगा, 3 बार राइस होता है वेस्ट बंगाल में तो पता है, ठीक है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड है तो हो सकता है। और स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, चलो ये भी हो सकता है, ट्रू हो सकता है अगर रिस्क लेना है तो। उसके बाद आइसोहेट्स, आइसोहेट टर्म तुम्हारे इसमें है, एनसीईआरटी में भी है। आइसोहेट क्या होते हैं? डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ राइस प्रोडक्शन, आइसोहेट दैट डिसाइड वेस्टर्न, मतलब ए और बी और डी में, बी और डी में डाउट आएगा सबसे ज्यादा। ए और सी फिर भी कर लोगे। स्कंद, सर बस थोड़ा सा जनरल आइडिया पूछा था। आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी ऑल्सो, मतलब मेरे आइडिया से गलत भी होना चाहिए। जो स्टेटमेंट सी है ऑल्सो, it also is like sort of stupidly simple, no? To inviting, मतलब यूपी is something that everybody would think, or पंजाब would think राइस देखो के मामले स्टेट में, वीट के लेवल पे मामले में। बात यह है, यूपी वी ऑलरेडी नो गेंजेटिक बेल्ट में सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला स्टेट है, हम्म एक बात। दूसरा, स्टूपिडली सिंपल might not be as frequently applicable in state PSC as it is in यूनियन। हम्म। ठीक है, तीसरी बात, और सर इफ यू थिंक लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, देखो लार्जेस्ट एरिया पूछ रहा है, दैट मींस एब्सोल्यूट फिगर्स में पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट फिगर में इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर तुम बात करोगे तो यूपी ही डोमिनेट करेगा। तो तीनों चारों एंगल से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही की तरफ ज्यादा लग रहा है। एंड ठीक है, सर स्टेटमेंट डी जो है, बिहार कंट्रीब्यूशन विद दिस स्पेसिफिक परसेंटेज, तो ये थोड़ा सा एसटीबीसी की साइड नहीं ले जाएगा ये आइडिया? तो बी और डी में फाइट है, फाइट बी और डी में आएगी, है ना। तो अब अगर बोले आइसोहेड्स दैट डिसाइड वेस्टर्न लिमिट ऑफ राइस प्रोडक्शन, अच्छा टेक्निकल हो जा राइस रहा है में, ये हाँ तो, थोड़ा टेक्निकल नहीं हो जा रहा ये नहीं तो डी वाला? ये देखना है ना असल हमारा क्या प्रिंसिपल क्या है, सिलेबस के अराउंड वाले पॉइंट पे हम सोच सकते हैं। वो डेल्टा है बिटवीन बी एंड डी, डेल्टा ही है सिलेबस वाला। ठीक है, राइस को वी नो
it requires high moisture and high temperature. And 100 centimeters, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई हैं तो 100 सेंटीमीटर्स इज अ, मतलब राइस के मुकाबले, राइस के लिए ठीक ठाक सा रेंज है। अगर यही 50 सेंटीमीटर दे देता तो एरिड, सेमी एरिड की तरफ पहुंचेगा, वो सेमी एरिड की तरफ जाएगा। अगर ये कॉन्टेक्स्ट पता है बुक का, तो इस बार भी देखो यूपीएससी ने आई थिंक 25 के पेपर में ही दिया था ना वो, रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 50 सेंटीमीटर, 24 में दिया था 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, वो चाइना टाइप क्लाइमेट वाला जो एक क्वेश्चन आया था। 50 से 250 तो 5 गुना रेंज हो गया, तो बहुत ज्यादा रेंज हो गया ना। तो इसमें ह्यूमिड रीजन्स तो नहीं आने चाहिए उसमें, तो इक्वेटोरियल और वो ह्यूमिड हटेगा उससे। लेकिन सेम वे इसमें 100 सेंटीमीटर इज अ, मतलब इट्स नॉट टू बैड, बट फॉर राइस इट कैन बी द लिमिट, कैन बी द लिमिट ना। अगर रिस्क लेना है तो इसमें चांस है ट्रू होने का, तो बच रहा है फिर वो भी डीप फैक्ट भी, और घटिया सा फैक्ट है ना वो, तो है भी तो बकवास फैक्ट। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन तो ठीक ठाक से बनाने की कोशिश करिए। देखो मतलब लोग कह रहे थे यूपीएससी लाइंस पे है, और ये मानना भी पड़ेगा कि है तो सही, है ना। बाकी देखते हैं इस बार क्या होता है। साहिल, इन द स्टेटमेंट 3 जैसे ये मतलब बोल रहे थे स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन इज यूपी, राइट? तो मेरे को तो ऐसा लगा कि यूपी का पेपर है, ये तो स्टैंडर्ड नॉलेज हो गई, स्टैंड फैक्ट हो गया। सो आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एसएफपीडब्ल्यू स्टेटमेंट में एट द टाइम ऑफ द पेपर। जैसे अभी आपने बोला कि जो आपने और एंगल्स बताए वो सोचने के लिए, तो उससे मे बी इसको वो करा जा सकता था कि ठीक है ये सही है मतलब। नहीं तुम देखो, इसको अगर तुमने स्टैंडर्ड फैक्ट बोल दिया, बाकी तुम फिर तीनों को ट्रू बोल रहे हो, और मतलब ये तो बहुत मैकेनिकल अप्रोच हो गया कि बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड फैक्ट इसलिए तुम उसको गलत बोल रहे हो। यू नीड टू लुक एट इट, मतलब फ्रॉम ऑल एंगल्स। मतलब स्टैंडर्ड फैक्ट की ही भाई बारी है। जैसे एचटीबीसी तो मेरे को नहीं लगा ये, कि मेरे को लगा कि कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि यूपी है और आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत नहीं आइडिया। तो इससे तुमने बाकी तीन ऑप्शंस पे सोचा, नहीं सोचा, बायस हो गया था। बायस हो गए थे। हाँ, तो फिर जहां पर भी बायस हो रहे हो और तीन ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच रहे, तो मतलब गड़बड़ तो है ना। फिर अप्रोच में प्रॉब्लम है, कोई भी अप्रोच तुमको बायस कर रहा है तो प्रॉब्लम है फिर। और अ, हमने इसी पेपर में देखा है, एडम स्मिथ वाला क्वेश्चन में ठीक हो गया था। मोस्ट स्टैंडर्ड तो वो था, वो भी तो गलत होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ गलत। और ऐसे कई एग्जाम्पल देख लिया हमने जो मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है और स्टैंडर्ड फैक्ट है और वो सही भी हो रहे हैं, है ना। अगर यही क्वेश्चन टू स्टेटमेंट फॉर्म में आता तो चांस था कि गलत हो सके, हो भी सकता है, लेकिन उस केस में फिर मे बी रैंक दे देता, ठीक है, या मे बी परसेंटेज शेयर दे देता, कुछ और करके उसको हो सके गलत करता फिर। बट जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, इन दिस स्ट्रक्चर ये स्टेटमेंट गलत होने का संभावना बहुत कम है, बिकॉज चारों ऑप्शंस में जो बातें हो रही हैं वो बहुत डिस्पैरेट है, बहुत अलग अलग बातें बोल रहा है ना। तो इसलिए मतलब इसके गलत होने का चांस कम है। विधि, I thought on the opposite lens of what Sahil thought. मेरे को लगा कि लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस का प्रोडक्शन की लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है, तो ठीक है, सही है तुम्हारा। और तुम देखोगे तो यूपीएससी के भी ऐसे क्वेश्चन कई आ रखे हैं ना जहां पर फर्क पड़ता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में। यूपीएससी जो गलत करता है वो रिलेटिव में गलत करता है, एब्सोल्यूट की जहां बात हो रही है यूजुअली ठीक होते हैं, राइट, अनलेस इट इज लाइक वेरी एसएफयूडब्ल्यू टाइप, स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग टाइप। ठीक है, ऑल्सो सर जो डी स्टेटमेंट है वेस्टर्न साइड का बोल रहा है, तो वेस्टर्न में तो रेनफॉल ऐसे भी कम होती है, और राइस कल्टीवेशन के लिए 150 से ऊपर चाहिए, तो 100 तो ठीक ही ठाक था, तो आई थॉट बी होना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, तो तुम कैसे तुम कॉन्फिडेंट हुई इसको, बिकॉज तुमको पता है कि राइस के लिए 150 चाहिए, तो ये कॉन्टेक्चुअल है ना, तुमको एक रिलेटिव पता है ना कि भाई 100 कितनी होती है। मतलब अगर हम एरिड की बात करें तो एरिड बोलते हैं तो कितनी रेनफॉल बोली जाती है एरिड रीजन में,
हम मौसम राम टाइप रीजन की बात करें वहां तो 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है, तो वो हाईएस्ट लेवल की होती है। तो फिगर्स का रिलेटिव पता हो, ये बेसिक क्यूरियोसिटी है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन विच इज रियली टेस्टिंग की 100 एग्जैक्ट तुमको पता है कि नहीं, वो मैटर नहीं करता है। अंदाजे से चलने की बात है ना, ये करियर ही, सिविल सर्विसेज का करियर ही अंदाजे से चलने वाली बात है। तुमको अननोन सिचुएशन में डिसीजन लेना है तो कैसे लोगे, ऐसे ही लोगे, राइट। थर्टी सिक्स, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। कॉटन के बारे में पूछ रहा है, मोस्टली आते ही ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है। खरीफ है वो तो ये भी पता ही है। कॉटन क्रॉप रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल, इतना, हाँ ठीक है। बहुत ज्यादा रेन ठीक नहीं है, फ्रॉस्ट ठीक नहीं है, ये बेसिक कंडीशंस होती हैं, यही पढ़नी होती हैं। किस क्रॉप के कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रेनफॉल किस रेंज में पड़ रही है, मतलब जिसको ज्यादा चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग इतना सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर, वो तो मर जाएंगे बोरियत से, उतना कौन पड़ता है। ये पता करना होता है कि भाई इसको लो रेनफॉल चाहिए, इसको मीडियम चाहिए, इसको हाई रेनफॉल चाहिए, हाई मॉइस्चर चाहिए, ये गर्मियों का क्रॉप है, ये सर्दियों का क्रॉप है, ये पता होना चाहिए बस, मोटी बातें, ठीक है ना, वही याद रहती हैं एग्जाम में। तो ठीक है, पता ही है ये। और फ्रॉस्ट है, और जो मेजर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, फ्रॉस्ट से बहुत जल्दी खराब हो जाता है, मेजर कंस्ट्रेंट्स पता होने चाहिए बस, उससे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ज्यादा नंबर्स वगैरह टेंशन नहीं है। अब देखो इवन इफ नंबर दिया हुआ है फिर भी ट्रू है। अब यूट्यूब से बच्चे सीख के जाते हैं, नंबर दिया है तो गलत होगा, नंबर का भी कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो देखना पड़ेगा। 37 असर्शन रीजन, ठीक है। 37 में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लगाओ उसके बाद तो दिख जाएगा। 38 जैसलमेर में कोडाई कैनाल, क्या बोल रहे हैं, सिटी एंड, अच्छा ये तो कर लेंगे यार। देखो भिलाई पता होगा, कांचीपुरम ये तो बहुत पुराना है, कांचीपुरम तो एंशिएंट होना चाहिए ना, कर लेंगे। तो कांचीपुरम पता है, भिलाई पता है, लेट्स जस्ट सी कि सिर्फ इन दोनों से आंसर आएगा कि ए और डी। ए शुड बी 4, डी शुड बी, भिलाई तो कॉलोनियल पीरियड में मतलब, डी नहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ था। मतलब भाई देखो मेरी नॉलेज से बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना, मैं खुद नहीं करता, मोटी बात है। भिलाई इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, तो कई स्टील प्लांट इसमें आए थे, जमशेदपुर वगैरह वाले कॉलोनियल पीरियड में आ गए थे, और कई सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी थे। तो ये खुद राउर किला वगैरह देख लेना, ईयर किस साल में क्या हुआ था। तो अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस है तो सिर्फ एक ऑप्शन में है क्या, 4-1 सिर्फ एक ऑप्शन में सही पोजीशन पे है। तो कोडाई कनाल और जैसलमेर जैसे शहर जो रिलेटिवली लेस प्रिपेरेबल हैं, उनका जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यही है तरीका, ठीक है। चलो, विद एवरीथिंग गिवन विद यूपी, चाहे 1000 कमियां हो, लेकिन देखो पेपर तो ठीक बनाया यार, डुएबल सा है। ओके, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई लास्ट टाइम अच्छे खासे हमारे, मतलब 10 लोग तो अपने 80 वाले पास हुए थे, ठीक है, दिस इज द रीजन। 39 फेमस टॉम, ये भी ठीक है, कर लेंगे वैसे ही है, ठीक है। 40 भी डुएबल है, करंट अफेयर्स कर रहे हो तो कर जाओगे। अपर गेंजेटिक एग्रोक्लाइमेटिक, अपर गेंजेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन क्या बोल रहे, डिसीजन एनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न, तो ठीक है। तो बेसिक एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन है। सेकंड स्टेटमेंट, दिस रीजन हैज मोर देन इतना परसेंट, ये तो एसटीबीसी है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो, सेकंड स्टेटमेंट में डीप फैक्ट क्यों नहीं बोल रहे हम, प्रसून? तो वहां पर तो वैसे भी इरिगेशन इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई होगी, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया है। यस, ठीक है। तो इवन इफ 2 फैक्ट्स आर गिवन इन वन स्टेटमेंट, स्टिल दीज फैक्ट्स आर डिस्पैरेट, ये अलग अलग फैक्ट्स हैं, दे कुड हैव वेरी वेल बीन 2 सेपरेट सेंटेंसेस,
इसीलिए हम इसको डिफैक्ट नहीं बोल रहे हैं. इट्स नॉट लाइक सूडान इज, वो सूडान क्या, वो दूसरा कौन सा आया था, नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया, कौन सा रेफ्यूजी कैंप वाला आया था, वो एक ही चीज के बारे में दो लेवल की इंफॉर्मेशन पूछ रहा था. नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया है ना, वो एक रेफ्यूजी कैंप आया था, क्या नाम था उसका, दैट इज डिफरेंट. दड़ाब. एक और क्वेश्चन था जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था कि दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड अंडर यूनेप या कुछ करके. ओके, अरकान व्हाइट बोर्ड तुम्हारा शुरू हो गया है समहाउ, प्लीज क्लोज इट. ओके, तो वो एक और थे, कौन सा था कि इट्स अ बोर्ड अंडर यूनेप, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या समथिंग वाज गिवन. इट्स अ बोर्ड अंडर यूनेप. तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दो लेवल की बात हो रही थी उस स्टेटमेंट में. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम टू डिस्पैरेट फैक्ट्स गिवन इन वन स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये एसटीबीसी है, वो डिफेक्ट है. 42 पास दे दिया. अच्छा देखो, मैं बार बार कहता हूं ये रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे यूपीएससी इसमें आ गया, यूपी वाले में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन इज वेरी मच लाइकली इन यूपीएससी. इसीलिए कुछ भी होता है ऐसा न्यूज में तो हम, या इवन इन योर एनसीईआरटीज, तुम चाहे एटमॉस्फेयर का हाइट के बारे में कितना किलोमीटर पे क्या है, या कोई ऐसे सियाचिन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, अगर वर्ल्ड हाईएस्ट बोलते हैं तो कितना मीटर या कितना फुट, फुट में दिया होता है यूजुअली, 3 से भाग दे दो तो वो मीटर में आ जाता है. रफली मीटर में पूछ रहा है. माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है वो मीटर में पता हो, मेरियाना ट्रेंच कितना डीप है वो मीटर्स में पता हो. तो ये तुम्हारे माइलस्टोन्स होते हैं इस टाइप की इंफॉर्मेशन को जज करने के लिए कि भाई कितनी हाइट पे क्या होता है. अभी ये एयर इंडिया वाला अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट जो हुआ था पीछे, क्रैश जो हुआ था, तो ये सिविलियन एयरलाइनर्स जो होते हैं ये यूजुअली 35,000 फीट के अराउंड उड़ते हैं. तो 3 से भाग दे लो, ये 10 किलोमीटर आएगा, तो 10-11 साढ़े 10 किलोमीटर के आसपास उड़ते हैं ये. तो ये रफ कॉन्टेक्स्ट, कितने मीटर की हम बात कर रहे हैं तो किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, तब तुम इस टाइप के, रोहतांग को बोलते हैं ना हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और तो कहाँ तक ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए होता है, कितने लेवल पे चाहिए होता है. तो इस टाइप की कॉन्टेक्स्ट अगर है तभी मार्क कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा. बनिहाल तो बड़ा न्यूज में था, टनल वगैरह बन रहा था दुनिया भर का, वो चिनाब ब्रिज बन रहा था, उसका हाइट कितना है, वो स्टारशिप इनका जो लॉन्च व्हीकल था ना, किसका है, एलॉन मस्क का है, किसका है, उसकी हाइट कितनी है, उसको बोलते हैं हाईएस्ट है या बिगेस्ट है ऐसे बोलते हैं, तो वो 300 फुट का है कितना. तो ये रिलेटिव है, क्योंकि वो कर्नल जर्नल वाला क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, उसी लाइन पे ये क्वेश्चन बन रहे हैं. तो बाउंसर आएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर रिलेटिव पता है तो यू विल बी एबल टू डू समथिंग इन देम. ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं. 43 जूट, इजी क्वेश्चन है यार, 43 खुद कर लोगे. 44 एसेइस्ट और ट्रिटाइज, बल्लाल सेन बुक में दिया है हमारे, अब उसका बुक दी है कि नहीं ये देखना पड़ेगा. माधवचार्य भी बुक, माधवचार्य की बुक दिया होगा, देयर इज अ हाई चांस कि माधवचार्य का हमको बुक मिल जाए, इवन मे बी पीवाईक्यू भी मिल जाए माधवचार्य में. ठीक है. अच्छा देखो, देवना भट्टा शायद मुश्किल है, हिमाद्री नॉट श्योर, बट माधवचार्य और बल्लाल सेन तो दो नाम पक्का से हमारे सोर्सेज में या पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे. और इनके, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, इनका मेन वर्क किस डायनेस्टी में थे, किस टाइम पीरियड में थे, कौन कंटेम्प्रेरी, ये सब तो इनकी इंफॉर्मेशन पूछता ही रहता है यूपीएससी. अच्छा देखो, इसमें एक और बात होती है, बुक के नाम जो है ना उससे भी एक तरीके की वाइब होती है कि मतलब कौन सा बुक एक्चुअली, मतलब जैसे ये ललित विस्तार वाला एक क्वेश्चन आया था कि वो ललित विस्तार इज समथिंग विच इज लाइक
जो आंसर हो सकता है, लेट मी जस्ट सी, वो क्वेश्चन याद नहीं एग्जैक्टली। ललित विस्तार वाला जो क्वेश्चन था, आई विल शेयर इन द ग्रुप, 1 सेकेंड। एक अंदाजा लगता है उससे कि हाँ ये हो सकता है, हालांकि वो CAPF में या किसी और अदर UPSC एग्जाम में आ रखा है पहले, बट मैंने मतलब इट वाज पॉसिबल टू डू। ललित विस्तार, व्हाट वाज द स्पेलिंग? ललित विस्तारा, सर्च नहीं कर रहा है। बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। किसी को याद आ रहा है कुछ कीवर्ड उस क्वेश्चन का, ललित विस्तार जिसमें था? तो संघभूति था उसमें, कीवर्ड क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ 2024। हाँ, एक सेकेंड। संघभूति, हाँ इसमें ललित विस्तार था ना। आई जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड। ET रिसर्च चैनल का है ये स्क्रीनशॉट, शेयर इन योर फ्री ET ग्रुप ऑल्सो। देखो ये क्वेश्चन जो था, इसमें क्या पूछा है, वन स्टेटमेंट क्वेश्चन ने पूछ लिया कि संघभूति ये जो नाम है इसने क्या लिखा था। अब संघभूति तो भाई कभी सुना ही नहीं है, एकदम रैंडम है। दूसरा देखो ललित विस्तार, ललित विस्तार, just see if you can understand what I'm saying. The tone, the vibe of Lalit Vistar is very close to the kind of books which we already know, है ना। ये कालिदास की और ये जो फेमस ऑथर्स हैं, इनकी जो किताबें होती हैं उस टाइप का कुछ तो वाइब है ललित विस्तार में। तो बाकियों का छोड़ो, इसका सॉल्व कैसे करना है विल लुक एट इट इन द ET क्लास। लेकिन इतना अननोन ऑथर, इतनी फेमस टाइप की वाइब वाली बुक का ऑथर नहीं होना चाहिए। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ललित विस्तार की वाइब इज टू अट्रैक्टिव फॉर द ऑथर टू बी सो अननोन। ललित विस्तार का ऑथर कौन होना चाहिए? कोई थोड़ा सा सुना सुना से लाइन पे होना चाहिए, है ना। बना भट्ट, कालिदास, इस टाइप के ऑथर्स होने का संभावना ज्यादा है ललित विस्तार जैसे नाम की बुक का। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, जब NCERT देखोगे और PYQs देखोगे, उससे एनर्जी पता चलने लगती है, किस टाइप का मटेरियल कैसे कहाँ दिया हुआ है, किस टाइप के ऑथर का क्या वाइब होता है। इसी बेसिस पे मैंने बोला था बिलीगिरी रंगन का जो वाइब है वो साउथ का है। वैसे ही मैंने बोला था ललित विस्तार का जो वाइब है वो काफी प्रिपेरेबल साइड का वाइब है। तो कुछ तो थोड़ा एटलीस्ट हर्ड साइड का ऑथर होने की संभावना ज्यादा है। अब रिस्क है, लेकिन अब ये तुम्हारे कन्विक्शन के ऊपर है, कितना PYQs एनालिसिस किया है, कितना बार बुक देखा है, तो इसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये तुम्हारा कन्विक्शन है। लेकिन दिस इज व्हाट एविडेंस आई हैव, आई थिंक इट वर्क्स दिस वे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। बाकी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वॉट एवर यू फील मैचेस what you think is right, you can take that. What you think is not matching, मतलब तुमसे अगर नहीं वो कनेक्शन बैठ रहा है, leave it, don't worry about it, ठीक है। तो that's what I was saying, and some information will be needed to solve this particular type of questions. सर हेमाद्री UPSC PYQ से दिया है ना, तो फिर पॉसिबल है कि फिर इट्स जस्टिफाइड टू बी गिवन इन दिस एग्जाम। ऐसे ही ललित विस्तार भी किसी और अदर एग्जाम ऑफ UPSC में दे रखा है, तो वहां से उन्होंने उठा के इधर दे दिया, ठीक है। तो बात ये होती है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के ना कनेक्शन बैठेगा, जो ऑलरेडी गिवन है चीजें, जो प्रिपेरेबल है चीजें, उनके साथ कनेक्शन बैठता है। अनप्रिपेरेबल चीजें यूजुअली मैटर नहीं करती हैं एग्जाम में।
45th क्वेश्चन, टर्किश इन्वेजन वाज सक्सेसफुल बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है भाई, ये तो ट्रू ही होना है। साहिल, तो बट वो ललित विस्तार वाला अप्लाई कैसे हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में 44 में? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा, आई एम नॉट सेइंग इट इज गेटिंग अप्लाइड, आई एम सेइंग इस टाइप के क्वेश्चन में देयर माइट बी अ चांस, अगर ये वन स्टेटमेंट क्वेश्चन में होता तो इट कुड बी मे बी अ चांस कि हम कुछ कर पाते हैं। अब जैसे माधवचार्य एंड बल्लाल सेन, इनफैक्ट सबसे ज्यादा, इवन मोर देन बल्लाल सेन, इट इज माधवचार्य जो ये है सबसे ऐसा लिटरेचर टाइप के लिखने वाला टाइप का नाम है ना। और अगर हम तीन प्रसार, पराशर, माधव, सी का 2, यहाँ पर तो 2 है लेकिन ये स्टूपिडली सिंपल भी हो सकता था डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। माधवचार्य और बल्लाल से स्मृति चंद्रिका, चतुर्वर्ग, चिंतामणि, दान सागर। भाई देखो, इसमें लिंक तो बस एक ही का बैठ रहा है, माधवचार्य और प्रसार माधव, बाकी तीनों अनप्रिपेरेबल से साइड के हैं। पॉइंट बीइंग, सम बेसिक इंफॉर्मेशन के बिना तो हम फिर भी नहीं कर पाएंगे। इवन इफ यू से चलो माधवचार्य प्रसार माधव को अगर तुम लिंक करोगे तो आंसर या तो बी या तो सी, फिर भी तुमको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा मार्क करने के लिए। बल्लाल सेन का क्या दिया है आंसर में? 1, दान सागर। ये तो बल्लाल सेन एक्चुअली पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हिसाब से न्यूज में इसमें था, बुक में, तो चलो मान लेते हैं दान सागर नहीं पता हो। अगर बना भट्ट पता होता है, देवन भट्ट, हिमाद्री, हिमाद्री, चतुर्वर्ग, स्मृति चंद्रिका, बहुत मुश्किल है ऐसे। हिमाद्री और हिमाद्री ने कौन सा लिखा होगा 3 और 4 में, बहुत मुश्किल है बताना। बट द पॉइंट इज, नाम का वाइब और बुक के नाम, ऑथर के नाम का वाइब और बुक के नाम का वाइब, ये तुमको एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकता है वर्स्ट केस सिनारियो में। ठीक है, आंसर पे नहीं आ पाएंगे इस क्वेश्चन में, वैसे कुछ तो पता होना चाहिए। 45th है टर्किश इन्वेजन, इजी है वो, बिकॉज लगाओ सॉल्व हो जाएगा। 46th है VOGSS, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड सेकेंड वॉइस ऑफ, ये तो HTBC होना चाहिए। द टर्म इज रिलेटेड टू डेवलप्ड, अरे यार देखो कोशिश कर रहे हैं ये लोग, हो सके इस बार बेटर क्वेश्चंस बना पाए इस टाइप के। पिछली बार तो बहुत ही पैदल से क्वेश्चन आ गए थे, बट इस बार बी रेडी फॉर a little more complexity in these kind of questions. Okay. 47th है IPCC, इजी है, 47th भी कर लोगे। ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ, तो टोन ही ठीक नहीं है, टोन से ही हो जाएगा 47th क्वेश्चन। 48th है सीरियल ईल्ड, व्हाट डज द टर्म सीरियल ईल्ड रेफर टू, ये भी हो जाएगा, बेसिक कॉमन सेंस। ईल्ड तो पर हेक्टेयर कितना होता है, दैट इज व्हाट इज ईल्ड। 49th अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा देखो ये मजेदार है, 49th वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, ट्रू पूछा है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन इतना 19 से जुलाई सितंबर 22। अब ये क्वेश्चन पेपर आया 24 में, पूछ लिया कब और पीछे का, ये सब प्रिपेरेबल तो है नहीं है इंफॉर्मेशन, राइट। अच्छा अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन्ड द सेम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन्ड द सेम, एंड टू क्या कह रहा है, इट डिक्लाइंड। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पेन पॉइंट गवर्नमेंट का, इसमें जो पेनफुल ऑप्शंस होते हैं वो आंसर नहीं होने चाहिए। कमीशन विल नॉट से ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, अगर सच हुआ वो तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, समझ रहे हो, अगर वो सच हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें आंसर क्या है, डिक्लाइंड होने का तो बहुत हाई चांस है, डिक्लाइंड होने का बहुत हाई चांस है। और अगर तुम ऑप्शंस देखोगे, बोथ आर फॉल्स तो होगा नहीं, बिकॉज अगर डिक्लाइन भी फॉल्स है और सेम भी फॉल्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि बढ़ गया, ये तो हो ही नहीं सकता ना, बढ़ गया तो देगा नहीं, फिर क्वेश्चन नहीं देगा।
बी तो आंसर नहीं होगा, वो पॉलिटिकली ठीक करेक्ट नहीं है, फिर वो ठीक ही नहीं है। सी 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, इट रिमेन्ड द सेम, इट डिक्लाइन, ये भी प्रॉब्लमैटिक है। वो कह रहे डिक्लाइन नहीं हुआ लेकिन सेम ही रह रहा है, तो यार दुखती रग पे हाथ डाल रहे हो तुम, है ना, स्पेशली आफ्टर नेपाल, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ठीक है, सी भी नहीं होना चाहिए। डी बोथ आर ट्रू, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग है, बोथ ट्रू तो होंगे नहीं। एक ऑप्शन बच रहा है, वो एकदम बढ़िया ऑप्शन है, एवरीवन इज हैप्पी विद दैट, एंड दैट इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन अगर आए, वैसे तो आते नहीं है, अगर आए तो फिर मौज हो जाएंगी। यू कैन लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल तरीका है सॉल्व करने का, बट अगर नॉलेज नहीं है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग यार, एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एमपीआई पूछ लिया, हु पब्लिशेस दिस रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यार ये तो काफी फेमस सा है। और अगर इसमें लेना है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, हु प्रिपेयर्स और पब्लिशेस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये फर्स्ट ऑप्शन या तो पता ही होगा, सुना ही होगा, पता ही होगा, या फिर अगर डाउट है तो फिर आंसर होने का चांस कम है। स्टूपिडली सिंपल वाली बात है फर्स्ट ऑप्शन में, ध्यान रहे। ठीक है, या तो पता ही होगा बिकॉज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पता ही होगा, और नहीं पता तो रिलेटेड नॉट रिलेटेड नहीं करके आना कि ये आंसर होगा। और पोजीशन भी देखो फर्स्ट दी हुई है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ये तो नाम, ये रिपोर्ट इतनी फेमस है कि कुछ तो सुने सुने से लाइन के ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए आंसर में, है ना। लेकिन जो बहुत ऑब्वियस है, अब जैसे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ये बहुत ऑब्वियस है, ये तो अगर आंसर होता तो पक्का सुना होना चाहिए था, है ना। तो फर्स्ट को हम देख सकते हैं कि फॉल्स का चांस है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, अब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी 2 बार आ गया, देखो 2 स्टेटमेंट्स में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी लिख रहा है, तो यहां पर रिलेटेड नॉट रिलेटेड से लिंक बनता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी का। दूसरा अनप्रिपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन है और 2 बार मेंशन है, तो एचटीबीसी की तरफ भी जा सकता है। आर यू गेटिंग इट? यहां पे रिलेटेड नॉट रिलेटेड वो है, पॉसिबल है, और 2 बार आ रहा है तो ज्यादा बार आ रहा है, तो मतलब ज्यादा चांस है कि ट्रू हो। उसके बाद तुम वर्ल्ड हेल्थ को बोलोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव को बोलोगे, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वर्ल्ड हेल्थ। देखो वर्ल्ड हेल्थ यूजुअली एमपीआई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुनते हैं, डब्ल्यूएचओ का नहीं सुनते हैं इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। या तो 3 का चांस बहुत हाई है बिकॉज ऑफ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी रिपीट हो रहा है 2 में भी, और यूएनडीपी पता होता है कि यूएनडीपी तो देखो अगर हमने किया उसको रफ आइडिया से, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है यूएनडीपी बनाता ही, हमको मालूम है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस टाइप के रिपोर्ट्स के अराउंड हम नहीं सुनते हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि इनका चांस कम है। यूएनडीपी जैसे सुनते हैं, तो अगर एकदम एग्जैक्टली याद ना भी हो तो भी हमको एक रफ हमारा रेंज होती है ना कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं। अब जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुनते हैं, है ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन सुनते हैं इस टाइप की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या तो मे बी बड़ी बड़ी एनजीओज सुनते हैं इस टाइप की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो मतलब जो क्या बोलते हैं उसके, जो पेरिफेरल विजन है, जो पेरिफेरल प्रिपरेशन है, हमने बेशक उससे सॉल्व किया, हालांकि जरूरत नहीं होनी चाहिए पेरिफेरल से सॉल्व करने की, बट यूएनडीपी चलो सबको पता भी हो, मान लेते हैं सबको पता भी हो, अच्छा सारे ही ऑप्शन में यूएनडीपी है, देखो ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है कमीशन की, ये तो पता ही होगा तुमको, एक भी ऑप्शन नहीं हटाया इन्होंने, ये तो एक्सपेक्ट ही कर रहा है फिर। और बाकी है, अच्छा सिर्फ यूएनडीपी है क्या? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी 2 बार दे दिया इसने, तो सिर्फ यूएनडीपी होने का चांस भी फिर अपने आप में कम पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ देखना पड़ेगा तुमको, मतलब किस तरफ जाना है। ठीक है, इज इट क्लियर?
सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास यार। 1 घंटे का मैंने टाइम लेना था आप लोगों का, 1.5 घंटा ले लिया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई होप you got some value out of today's session. How do you deal with unpreparable, uncertain, unknown questions? और इस सेशन से तुम्हारा जो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो थोड़ा बेटर रिफाइंड तरीके से कर पाओ, एफिशिएंट तरीके से कर पाओ। एनी डाउट बिफोर वी क्लोज टुडेज क्लास? नो डाउट? मैंने इतना अच्छा से पढ़ा है क्या? ऑल आर फ्लैबरगास्टेड? कुछ डाउट हो तो मैसेज कर देना फ्री ईटी वाले ग्रुप में, ठीक है? दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू।